आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में। किसी भी एक्ट के प्रोविजंस को जानने से पहले हमें उस एक्ट की जो प्रीएम्बल है या प्रस्तावना है उसको स्टडी करना चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि उस एक्ट को बनाने के पीछे के जो पर्पस थे उनके बारे में हमें पता चल जाता है बहुत ही आसानी से। इसीलिए आज की वीडियो की शुरुआत भी हम करेंगे एडवोकेट्स एक्ट की प्रीएम्बल से। इस एक्ट की प्रीएम्बल हमें एडवोकेट्स एक्ट को बनाने के पीछे के 3 मेन पर्पस के बारे में बताती है, जो कि इस तरह से हैं। फर्स्टली, जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे रिलेटेड लॉज को अमेंड और कंसोलिडेटेड करना, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड लॉज में चेंज करते हुए उसको एक जगह एकत्रित करना। सेकेंडली, किसी भी स्टेट के एडवोकेट्स को गवर्न करने के लिए स्टेट लेवल पर एक स्टेट बार काउंसिल स्टेब्लिश करना। एंड थर्डली एंड लास्टली, पूरे देश के वकीलों के लिए एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेब्लिश करना। तो इस तरह से इन 3 मेन पर्पस को पूरा करने के लिए ही लाया गया था एडवोकेट्स एक्ट 1961। बात करें अब इस एक्ट के प्रोविजंस की, तो आज के दिन एडवोकेट्स एक्ट में टोटल 60 यानी 60 सेक्शंस हैं और इन 60 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है 7 अलग अलग चैप्टर्स में। अगर इस पूरे एक्ट को हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे तो फिर इस एक्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडवोकेट्स एक्ट के चैप्टर 1 से। एडवोकेट्स एक्ट के चैप्टर 1 में टोटल 2 ही सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है उसमें तो उस एक्ट के टाइटल के बारे में बात की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 1 में भी इस एक्ट के टाइटल के बारे में बताया गया है कि इस एक्ट का टाइटल है एडवोकेट्स एक्ट 1961 यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961। इसके बाद जो सेक्शन 2 है उसके बारे में भी आप जानते हैं कि हमारे देश के जो ज़्यादातर एक्ट या अधिनियम हैं उनके सेक्शन 2 में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन बताई जाती है। इसी तरह से एडवोकेट्स एक्ट का जो सेक्शन 2 है वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। इन डेफिनेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बार काउंसिल वर्ड की। सेक्शन 2 के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल जो वर्ड है इसमें दोनों ही तरह की बार काउंसिल शामिल होंगी, यानी कि सेक्शन 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए जाने वाली स्टेट बार काउंसिल भी और सेक्शन 4 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए जाने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी। तो अब यह बात आपको आगे भी ध्यान में रखनी है कि जब भी मैं बार काउंसिल वर्ड का यूज करूं तो आपको समझ जाना है कि मैं दोनों ही तरह की बार काउंसिल के बारे में बात कर रहा हूं, स्टेट बार काउंसिल के बारे में भी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी। पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 1 के साथ ही इस एक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो तो हो गया है कंप्लीट और अब चैप्टर 2 के साथ ही एडवोकेट्स एक्ट की असली शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करना इस एक्ट का एक बहुत बड़ा पर्पस था। इसीलिए इन दोनों ही तरह की बार काउंसिल से रिलेटेड तमाम तरह के प्रोविजंस को जगह दे दी गई है इस एक्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यानी चैप्टर 2 में ही। इसीलिए इस एक्ट के चैप्टर 2 की हेडिंग है बार काउंसिल यानी विधिज्ञ परिषद। एडवोकेट्स एक्ट के चैप्टर 2 की शुरुआत होती है सेक्शन 3 से, जिसकी की हेडिंग है स्टेट बार काउंसिल यानी राज्य विधिज्ञ परिषद। जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इस सेक्शन में कोशिश की गई है स्टेट बार काउंसिल को इंट्रोड्यूस करने की। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मुझे अगर एक स्टेट बार काउंसिल की डेफिनेशन बतानी हो तो फिर मैं ये कहूँगा कि किसी स्टेट के जो सारे के सारे एडवोकेट्स होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी या गवर्निंग बॉडी होती है उसे ही कहा जाता है उस स्टेट की स्टेट बार काउंसिल। बात करें अब सेक्शन 3 के प्रोविजंस की, तो इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक सामान्यतया भारत के हर राज्य के लिए एक स्टेट बार काउंसिल होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान राज्य की जो बार काउंसिल होगी उसको बोला जाएगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। लेकिन आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पर मैंने सामान्यतया वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं 2 छोटे राज्यों के लिए एक कॉमन बार काउंसिल भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इन तीनों के लिए एक ही बार काउंसिल है जिसे कि कहा जाता है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो अभी तक ये बात तो आपने अच्छे से समझ ली होगी कि जिस तरीके से 2 छोटे राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से 2 छोटे राज्यों के लिए एक कॉमन बार काउंसिल भी हो सकती है। इसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट बात जो कि इस सेक्शन में बताई गई है वो ये है कि स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव किस तरह से किया जाता है। तो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स की बात आते ही सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है वह तो उस स्टेट की बार काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है।
फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का जो एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता है वह बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का ऑटोमेटिकली ही मेंबर बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि एडवोकेट जनरल के अलावा बाकी जो मेंबर्स बच गए उनका चुनाव किस तरह से किया जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव उस स्टेट के जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस वोटिंग का जो सिस्टम होगा वो होगा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हिंदी में बोलूं तो फिर मैं कहूंगा कि बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान रखा जाना चाहिए वह यह है कि किसी स्टेट बार काउंसिल में मैक्सिमम कितने मेंबर्स वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इस तरह की स्टेट बार काउंसिल जहां पर इलेक्टोरेट यानी वोट देने के लिए एंटाइटल्ड एडवोकेट्स की संख्या 5000 से ज्यादा नहीं है, वहां तो टोटल 15 मेंबर्स इलेक्शन के माध्यम से इलेक्ट किए जाएंगे। और इस तरह की बार काउंसिल जहां की वोट देने के लिए एंटाइटल्ड एडवोकेट्स की संख्या 5000 से 10,000 के बीच में है, वहां पर टोटल 20 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। और इस तरह की स्टेट बार काउंसिल जहां की वोट देने के लिए एंटाइटल्ड एडवोकेट्स की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है, वहां टोटल 25 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज के दिन किसी स्टेट बार काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट हो सकते हैं, केवल 25 मेंबर्स ही। ठीक है, अब अगला सवाल यहाँ पर यह बन सकता है कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भी होती है। तो इसका जवाब यह है कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स में से कम 50% इलेक्टेड मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका नाम पिछले 10 साल से किसी स्टेट रोल में एडवोकेट के तौर पर दर्ज हो। तो इस तरह से सेक्शन 3 को जानने के बाद आप दो बातें तो अच्छे से समझ गए होंगे कि इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक भारत के हर राज्य में एक स्टेट बार काउंसिल होगी और स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव उस स्टेट के जो सारे के सारे एडवोकेट्स होते हैं वो प्रेफरेंशियल वोटिंग के माध्यम से करते हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 4, उसकी हेडिंग है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद। तो सबसे पहले तो सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती क्या है। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक ये जो एडवोकेट्स एक्ट है इसका जुरिस्डिक्शन जहां जहां तक एक्सटेंड करता है उस पूरी टेरिटरी के लिए एक बार काउंसिल होगी जिसे कि कहा जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट लेवल पर तो हर स्टेट में होगी एक स्टेट बार काउंसिल और नेशनल लेवल पर होगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बात करें अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स की, तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है वह तो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा और साथ ही साथ भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। यानी जो भी व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल होंगे वह तो ऑटोमेटिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाकी मेंबर्स का चुनाव किस तरह से किया जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि हमारे देश में जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उस हर एक स्टेट बार काउंसिल से किसी एक मेंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज के दिन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं 25 और इनके अलावा राजस्थान के जो एडवोकेट जनरल हैं वह तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं ही। तो फिर इन टोटल 26 मेंबर्स में से ही किसी एक मेंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनने के लिए इलेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हर स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स में से एक एक मेंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनने के लिए इलेक्ट किया जाएगा। बात करें अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स की टर्म की, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेंबर है उसका टर्म इस बात पर डिपेंड करता है कि वह मेंबर किसी स्टेट बार काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर है या फिर इलेक्टेड मेंबर है, क्योंकि इन दोनों ही तरह के मेंबर्स के टर्म के बारे में इस सेक्शन में अलग अलग प्रोविजंस हैं। एक तरफ अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेंबर है वो किसी स्टेट बार काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर है यानी कि उस स्टेट का एडवोकेट जनरल है, तब तो उसका मैक्सिमम टर्म होगा 2 साल का। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 2 साल इसलिए कहा है क्योंकि अगर 2 साल से पहले ही वह एक्स ऑफिशियो मेंबर अपनी स्टेट बार काउंसिल की मेंबरशिप गंवा देता है तो ऐसे में वो एक्स ऑफिशियो मेंबर स्टेट बार काउंसिल की मेंबरशिप गंवाते ही
2 साल से पहले ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप भी गंवा देगा। तो इस तरह से अगर कोई एडवोकेट जनरल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बना रह सकता है। और दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेंबर है वह अगर किसी स्टेट बार काउंसिल का कोई इलेक्टेड मेंबर है तो ऐसे में वह उस समय तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बना रहेगा जब तक कि वह अपनी स्टेट बार काउंसिल का मेंबर बना रहता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट बार काउंसिल का कोई इलेक्टेड मेंबर अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनता है तो फिर वह मिनिमम 5 साल के लिए तो इस पद पर बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल होता है यूजुअली 5 साल का ही। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये दोनों ही तरह के जो मेंबर्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, यह अपने सक्सेसर का इलेक्शन होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। बात करें अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की, तो उनके लिए भी वह सेम ही क्वालिफिकेशंस अप्लाई होंगी जो कि स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स के लिए अप्लाई होती हैं। तो इस तरह से सेक्शन 4 में हम ये जान चुके हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती क्या है और इसके मेंबर्स का चुनाव किस तरह से किया जाता है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 5, वह दोनों से ही रिलेटेड है, स्टेट बार काउंसिल से भी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी। असल में सेक्शन 5 इस प्रश्न का जवाब देता है कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये दोनों बॉडी कॉरपोरेट हैं या नहीं। अब आप बोलेंगे कि ये बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है। असल में बॉडी कॉरपोरेट इस तरह की बॉडी या निकाय होती है जो कोर्ट में अपने नाम से कोई केस शू भी कर सकती है और या फिर जिसको किसी दूसरे के द्वारा उसके नाम से कोर्ट में शू किया जा सकता है। सेक्शन 5 के प्रोविजंस के मुताबिक स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये दोनों ही बॉडी कॉरपोरेट होंगे, यानी इन दोनों को ही इनके नाम से कोर्ट में शू भी किया जा सकता है और ये दोनों अपने नाम से किसी दूसरे को भी कोर्ट में शू कर सकते हैं। इस तरह से सेक्शन 5 की हेडिंग हो गई बार काउंसिल टू बी बॉडी कॉरपोरेट, यानी विधिज्ञ परिषद का निगमित निकाय होना। तो अभी तक की वीडियो में जो 3 सेक्शन हमने स्टडी किए हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, इन 3 सेक्शन के साथ ही स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन दोनों का इंट्रोडक्शन तो हो गया है कंप्लीट। यानी कि अभी तक हम ये जान चुके हैं कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है और इनके मेंबर्स का चुनाव किस तरह से किया जाता है। और अब इसके आगे के जो 2 सेक्शंस हैं, इन दोनों सेक्शन में बात की जाएगी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में। और यहाँ भी पहले बारी आएगी स्टेट बार काउंसिल की, तो इसीलिए सेक्शन 6 की हेडिंग हो जाएगी फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स, यानी राज्य विधिज्ञ परिषद के कर्तव्य। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक एक स्टेट बार काउंसिल के जो 4 सबसे प्रमुख काम होते हैं वह इस तरह से हैं। फर्स्टली, उस स्टेट के एडवोकेट्स का रजिस्ट्रेशन करना, यानी एडवोकेट्स का एनरोलमेंट या पंजीयन करना। सेकेंडली, उस स्टेट के एडवोकेट्स का रोल या नामावली को प्रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना। थर्डली, स्टेट के एडवोकेट्स के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या किसी और तरह के मिसकंडक्ट से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनको एंटरटेन करना। एंड फोर्थली, स्टेट के एडवोकेट्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक स्टेट बार काउंसिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वह होता है उस स्टेट के एडवोकेट्स का एनरोलमेंट या नामांकन करना। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 7, उसकी हेडिंग होगी फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद के कर्तव्य। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे वह इस तरह से होंगे। फर्स्टली, एडवोकेट्स का जो प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट होता है उसके स्टैंडर्ड ले डाउन करना, यानी कि एडवोकेट्स के प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट से रिलेटेड रूल्स बनाना। हिंदी में बोलूं तो मैं कहूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार से रिलेटेड नियम बनाना। सेकेंडली, डिसिप्लिनरी कमेटी की जो प्रोसीजर होती है उसको ले डाउन करना, यानी डिसिप्लिनरी कमेटी की प्रोसीजर से रिलेटेड रूल्स बनाना। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये डिसिप्लिनरी कमेटी क्या होती है, तो ये वो कमेटी होती है जो एडवोकेट्स के अगेंस्ट में प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट की जो कंप्लेंट्स आती हैं उनकी सुनवाई करती है। तो यहाँ पर यह बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये जो दोनों ही तरह की डिसिप्लिनरी कमिटीज होती हैं, स्टेट बार काउंसिल की
और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। इन दोनों ही तरह की डिसिप्लिनरी कमिटीज की प्रोसीजर से रिलेटेड रूल्स बनाने का अधिकार होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है वो है एडवोकेट्स के राइट्स और प्रिविलेजेस को सेफगार्ड करना, यानी अधिवक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए जाने वाला चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉ रिफॉर्म्स को सपोर्ट या प्रमोट करना, यानी विधि सुधारों का समर्थन करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है एडवोकेट्स का जो प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट होता है उसके स्टैंडर्ड ले डाउन करना, यानी एडवोकेट के प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट से रिलेटेड रूल्स बनाना। जबकि दूसरी तरफ किसी स्टेट बार काउंसिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है एडवोकेट्स का एनरोलमेंट या नामांकन करना। अब अगला जो सेक्शन है सेक्शन 7A, उसमें ऐसे फंक्शंस की बात की गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वह इंटरनेशनल लीगल बॉडीज़ की मेंबरशिप का काम भी कर सकती है, यानी इंटरनेशनल लीगल बॉडीज़ का मेंबर बन सकती है। तो इस तरह से सेक्शन 7A की हेडिंग हो गई मेंबरशिप इन इंटरनेशनल लीगल बॉडीज़, यानी अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? अभी तक हम सेक्शन 3 से सेक्शन 5 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, और सेक्शन 6 से सेक्शन 7A तक इन दोनों बार काउंसिल के फंक्शंस भी कवर कर चुके हैं। अब जबकि बार काउंसिल का इंट्रोडक्शन भी हो गया और बार काउंसिल के फंक्शंस भी हो गए, तो अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि हम बार काउंसिल की बिल्डिंग के अंदर एंट्री ले चुके हैं, और बार काउंसिल की बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेते ही वहाँ पर सबसे पहले हमारा सामना होगा बार काउंसिल के मेंबर्स से। इसीलिए अगले जो सेक्शंस होंगे वह बार काउंसिल के मेंबर्स से रिलेटेड ही होंगे, और यहाँ भी सबसे पहले बात होगी मेंबर्स के टर्म के बारे में। इस तरह से सेक्शन 8 की हेडिंग हो जाएगी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल, यानी राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों की पदावधि। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक स्टेट बार काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होगा 5 साल का, और इस 5 साल के कार्यकाल की काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी? उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन उनके इलेक्शन का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, यानी इलेक्शन के रिजल्ट के पब्लिश होने के दिन से 5 साल तक वो मेंबर बने रहेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट ये हो सकता है कि ये जो 5 साल का पीरियड है, इस पीरियड के पूरा होने से पहले पहले अगर स्टेट बार काउंसिल अपना अगला चुनाव नहीं करा पाई तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में ये सेक्शन ये कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह इस तरह की सिचुएशन में 5 साल के टर्म को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकती है, यानी 5 साल का जो टर्म है उसको 5.5 साल तक का बनाया जा सकता है। अब अगला सवाल यहाँ पर यह बन सकता है कि ये जो टोटल 5.5 साल का पीरियड हो गया, इस 5.5 साल में भी अगर चुनाव नहीं हो पाए तो क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 8A, जिसकी हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमिटी। तो इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक ये जो 5.5 साल का पीरियड है, इस पीरियड में भी अगर चुनाव नहीं हो पाए तो फिर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वह 3 मेंबर की एक स्पेशल कमेटी बना सकती है। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस 3 मेंबर स्पेशल कमेटी के पास वह सारे के सारे राइट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी जो कि स्टेट बार काउंसिल के पास होती हैं। तो इस तरह से सेक्शन 8 और सेक्शन 8A के साथ ही मेंबर्स के टर्म के बारे में तो हमने जान लिया। अब इसके बाद आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बार काउंसिल के मेंबर्स काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप ये जान लीजिए कि बार काउंसिल के मेंबर्स अपना ज़्यादातर काम करते हैं अलग अलग कमिटीज़ के थ्रू। तो इस तरह से अब सेक्शन 9 से हम बात करना स्टार्ट कर देंगे बार काउंसिल की अलग अलग कमिटीज़ के बारे में। इसीलिए सेक्शन 9 की हेडिंग होगी डिसिप्लिनरी कमिटीज़। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल एक या एक से ज़्यादा डिसिप्लिनरी कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेगी। यहाँ पर बार काउंसिल वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये दोनों ही जो हैं अपनी अपनी एक या एक से ज़्यादा डिसिप्लिनरी कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। इस डिसिप्लिनरी कमेटी में टोटल 3 मेंबर्स होंगे।
डिसिप्लिनरी कमेटी का काम असल में होता है वकीलों के अगेंस्ट में प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स की जाती हैं उनकी सुनवाई करना। इसके बाद अगली जो कमेटी है वो है लीगल एड कमेटी। इसीलिए सेक्शन 9A की हेडिंग हो जाएगी लीगल एड कमिटीज यानी विधिक सहायता समितियां। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल जो है वो एक या एक से ज़्यादा लीगल एड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट कर सकेगी। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सेक्शन है सेक्शन 9A, यहाँ पर मे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि बार काउंसिल जो है वो लीगल एड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट कर सकेगी, यानी कि लीगल एड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी नहीं है। जबकि पिछला जो सेक्शन था सेक्शन 9, वहाँ पर डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ शैल वर्ड यूज हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 9 के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल को डिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी हर हाल में। तो ये जो लैंग्वेज में डिफरेंस है दोनों सेक्शन में, उसका इम्पेक्ट बहुत सीधा सा है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वह इम्पोर्टेंट कमेटी है और जो लीगल एड कमेटी है वह इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सवाल उठता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी के अलावा बाकी कौन कौन सी कमेटीज़ हैं जो कि बार काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेंगी। तो इसका जवाब दिया गया है अगले सेक्शन यानी सेक्शन 10 में, जिसकी हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ अदर देन डिसिप्लिनरी कमिटीज़, यानी अनुशासन समितियों से भिन्न समितियों का गठन। इस सेक्शन का सबसेक्शन 1 तो पूरी तरह से रिलेटेड है स्टेट बार काउंसिल से। असल में सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो स्टेट बार काउंसिल होती है वो डिसिप्लिनरी कमेटी के अलावा 2 और कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करेगी। कौन कौन सी? पहली तो एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यकारिणी समिति, जिसमें कि टोटल 5 मेंबर्स होंगे और ये पांचों के पांचों जो मेंबर्स हैं वह स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स में से ही होंगे। और इसके बाद दूसरी जो कमेटी बनाई जाएगी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा इस सेक्शन के प्रोविजंस के तहत, वो होगी एनरोलमेंट कमेटी यानी नामांकन समिति। इस एनरोलमेंट कमेटी में टोटल 3 मेंबर्स होंगे और ये तीनों के तीनों मेंबर्स स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से होंगे। इस तरह से सेक्शन 10 का जो सबसेक्शन 1 है वह तो बात करता है स्टेट बार काउंसिल के बारे में, और इसी सेक्शन का जो सबसेक्शन 2 है वह बात करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। असल में सबसेक्शन 2 ये कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस सेक्शन के प्रोविजंस के तहत 2 कमिटीज बनाएगी। पहली तो एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यकारिणी समिति, जिसमें कि मेंबर्स की संख्या होगी 9, और इसके बाद दूसरी जो कमेटी बनाई जाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो होगी लीगल एजुकेशन कमेटी यानी विधि शिक्षा समिति, जिसमें कि टोटल मेंबर्स होंगे 10 यानी 10। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 10A, उसकी हेडिंग है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस बाय बार काउंसिल्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। ये सेक्शन ये कहता है कि बात चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हो या फिर किसी स्टेट बार काउंसिल की, ये दोनों ही तरह की बार काउंसिल्स अपनी मीटिंग हेडक्वार्टर पर भी रख सकती हैं या फिर किसी दूसरी जगह पर भी रख सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उस डिसिप्लिनरी कमेटी को छोड़ करके बाकी जितनी भी कमिटीज होती हैं उन बाकी तमाम कमिटीज की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट बार काउंसिल के हेडक्वार्टर पर ही रखी जा सकती है, किसी भी दूसरी जगह नहीं। जबकि जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो एकमात्र ऐसी कमेटी होती है जिसकी मीटिंग हेडक्वार्टर के अलावा किसी दूसरी जगह भी रखी जा सकती है। इसी के साथ बार काउंसिल की कमिटीज से रिलेटेड जो सेक्शन थे वह तो हो गए हैं कंप्लीट। इस वीडियो में बार काउंसिल के मेंबर से रिलेटेड हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने बात की थी मेंबर्स के टर्म के बारे में, फिर सेकेंड नंबर पर हमने बात की थी अलग अलग कमिटीज के बारे में, और अब मेंबर्स से रिलेटेड तीसरा और अंतिम टॉपिक होगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो इस तरह से सेक्शन 10B की हेडिंग हो जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यानी विधिज्ञ परिषद के सदस्यों की निरर्हताएं। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल के किसी भी इलेक्टेड मेंबर की सीट को इन 3 सिचुएशन में वेकेट यानी रिक्त माना जा सकता है। कौन कौन सी हैं ये 3 सिचुएशन? फर्स्टली, अगर वह मेंबर बार काउंसिल की 3 मीटिंग से लगातार अब्सेंट रहा हो बिना कोई सफिशिएंट एक्सक्यूज के, और सेकेंडली, या फिर उसका नाम रोल ऑफ एडवोकेट्स यानी अधिवक्ताओं की नामावली से हटा दिया गया हो,
एंड थर्डली या फिर उस मेंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए रूल्स के तहत डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो इन तीनों ही तरह की सिचुएशंस में बार काउंसिल के एक इलेक्टेड मेंबर की सीट को वैकेंट मान लिया जाता है। इसी के साथ बार काउंसिल के मेंबर्स से रिलेटेड जितने प्रोविजंस थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट, और अब मेंबर्स के बाद में बारी आ जाएगी बार काउंसिल के स्टाफ की। तो इस तरह से सेक्शन 11 की हेडिंग हो जाएगी स्टाफ ऑफ बार काउंसिल। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक प्रत्येक बार काउंसिल एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी और सेक्रेटरी के साथ साथ अकाउंटेंट और अन्य जितने व्यक्तियों को आवश्यक समझे अपने स्टाफ में अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ पर जब अकाउंटेंट वर्ड आ गया है तो जाहिर सी बात है अगला जो सेक्शन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, यानी सेक्शन 12 की हेडिंग होगी अकाउंट्स एंड ऑडिट, यानी लेखा तथा लेखा परीक्षा। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल जो है वह न केवल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी बल्कि अपने अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाएगी। इसी के साथ बार काउंसिल के स्टाफ से रिलेटेड प्रोविजंस भी हो गए हैं कंप्लीट। अब जब सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं बार काउंसिल से रिलेटेड, तो फिर इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में कोशिश की गई है दो छोटे छोटे डाउट्स को दूर करने की। इनमें से सेक्शन 13 तो इस डाउट को दूर करता है कि अगर कभी बार काउंसिल में कोई सीट वेकेंट रह जाती है या फिर बार काउंसिल की कमिटी में कोई सीट वेकेंट रह जाती है तो क्या सिर्फ उस वेकेंट सीट के बेसिस पर बार काउंसिल या बार काउंसिल की किसी कमेटी के द्वारा लिए गए डिसीजन को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। इस तरह की वेकेंट सीट या वैकेंसी के बेसिस पर बार काउंसिल या बार काउंसिल की कमेटी के द्वारा लिया गया डिसीजन इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, यानी वेकेंट सीट होने के बावजूद भी वह डिसीजन जो है वह वैलिड ही रहेगा। तो इस तरह से सेक्शन 13 की हेडिंग होगी वैकेंसीज इन बार काउंसिल एंड कमिटीज देयर ऑफ नॉट टू इनवैलिडेट एक्शन टेकन, यानी विधिज्ञ परिषद और उनकी समितियों में रिक्ति के कारण की गई कार्यवाही का अविधिमान्य न होना। इसके बाद अगले सेक्शन यानी सेक्शन 14 में जिस डाउट को दूर करने की कोशिश की गई है वो ये है कि बार काउंसिल के किसी मेंबर का चुनाव क्या इस बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को उस चुनाव का नोटिस नहीं दिया गया है जो कि उस चुनाव में वोट देने के लिए एंटाइटल्ड था। तो इसका जवाब यह है कि अगर चुनाव की तारीख की सूचना 30 दिन पहले ही ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दी गई है तो फिर ऐसे हालात में बार काउंसिल के किसी मेंबर का चुनाव केवल इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव का नोटिस नहीं मिला है जो कि उस चुनाव में वोट देने के लिए एंटाइटल्ड था। यानी चुनाव की तारीख की सूचना अगर 30 दिन पहले ही ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दी जाती है तो फिर कोई एडवोकेट ये नहीं कह सकता कि मेरे को चुनाव की तारीख का नोटिस क्यों नहीं मिला। इसके बाद चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 15, उसकी हेडिंग है पावर टू मेक रूल्स, यानी नियम बनाने की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक इस चैप्टर के पर्पजेस को पूरा करने के लिए रूल्स बनाने की पावर होगी बार काउंसिल के पास। तो यहाँ पर बार काउंसिल वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब इस सेक्शन के तहत स्टेट बार काउंसिल को भी रूल्स बनाने का पावर है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी रूल्स बनाने का पावर है। तो इसी के साथ एडवोकेट्स एक्ट 1961 का चैप्टर 2 तो हो गया है कंप्लीट। असल में इस चैप्टर में हम हर एक उस सवाल का जवाब हासिल कर चुके हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल से रिलेटेड था। अब जबकि बार काउंसिल से रिलेटेड जो डिस्कशन है वह कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, तो अब बारी आएगी ये जानने की कि एक जो लॉ ग्रेजुएट होता है उसका एक एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट किस तरह से किया जाता है। इसीलिए अगला जो चैप्टर है चैप्टर 3, उसकी हेडिंग है एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, यानी अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन। इस चैप्टर में हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा कि एक लॉ ग्रेजुएट को एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एडवोकेट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन कैसे मिलता है, एडवोकेट्स की सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है। तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एडवोकेट्स एक्ट के चैप्टर 3 को जानते हैं हम पूरी डिटेल में। एडवोकेट्स एक्ट के चैप्टर 3 की शुरुआत होती है सेक्शन 16 से, जिसकी की हेडिंग है सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स, यानी वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता। असल में ये जो सेक्शन है यह एडवोकेट्स को दो अलग अलग क्लासेस में बांट देता है। एडवोकेट्स की पहली क्लास होगी सीनियर एडवोकेट्स और दूसरी क्लास होगी अदर एडवोकेट्स, जिन्हें हम सिंपली एडवोकेट्स के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन है ये किस तरह से मिलता है। तो इसका जवाब ये है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का किसी एडवोकेट की एबिलिटी के बारे में ये ओपिनियन हो
कि वह एडवोकेट इन 3 व्यू पॉइंट से सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन डिजर्व करता है। कौन कौन से 3 व्यू पॉइंट? फर्स्टली स्टैंडिंग एट द बार, सेकेंडली स्पेशल नॉलेज इन लॉ एंड थर्डली एक्सपीरियंस इन लॉ। तो इन 3 व्यू पॉइंट को कंसिडर करने के बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेशन प्रदान किया जा सकता है सीनियर एडवोकेट का। तो ये तो बात हो गई सेक्शन 16 के प्रोविजंस की, लेकिन आज के दिन सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन देने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो की जाती है, जिसको कि ले डाउन किया गया था इंदिरा जयसिंह वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक परमानेंट कमेटी होगी जो 4 अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पर कैंडिडेट्स का 100 नंबर का असेसमेंट करेगी। कौन कौन से होंगे ये 4 अलग अलग क्राइटेरियाज? फर्स्टली नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि वह एडवोकेट कितने साल से प्रैक्टिस में है। सेकेंडली जजमेंट, यानी कि उसके लीगल आर्गुमेंट्स किस तरह के हैं और उसके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ईटीसी। एंड थर्डली पब्लिकेशंस, यानी कि उस एडवोकेट ने कितनी बुक्स या आर्टिकल्स पब्लिश करा रखे हैं। एंड फोर्थली पर्सनल इंटरव्यू। तो इस तरह से इन 4 क्राइटेरियाज के बेसिस पर सारे कैंडिडेट्स को 100 में से नंबर दिए जाएंगे और उसके बाद में जो फुल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, वह फाइनली डिसाइड करेगा कि किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फुल कोर्ट का मतलब होता है उस कोर्ट की जितनी भी स्ट्रेंथ है वह सारे के सारे जजेस इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। अभी तक की वीडियो में सेक्शन 16 में हम ये तो जान चुके हैं कि एडवोकेट्स की 2 क्लासेस होती हैं, लेकिन एक स्टेट में तो बहुत सारे एडवोकेट्स होते होंगे और इतने सारे एडवोकेट्स का रिकॉर्ड आखिर कौन मेंटेन करता है? इसी सवाल का जवाब दिया गया है अगले सेक्शन यानी सेक्शन 17 में, जिसकी की हेडिंग है स्टेट बार काउंसिल्स टू मेंटेन रोल ऑफ एडवोकेट्स, यानी राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की नामावली रखेगी। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक जो रोल ऑफ एडवोकेट्स है, यानी जो अधिवक्ताओं की नामावली होती है, उसको प्रिपेयर करने और उसको मेंटेन करने का काम करेगी एक स्टेट बार काउंसिल। इसमें एक अधिवक्ता से जुड़ी हुई बेसिक डिटेल रखी जाएंगी, जैसे कि उसका एनरोलमेंट नंबर, उसकी डेट ऑफ एनरोलमेंट, उसका नाम, उसका एड्रेस, ईटीसी। एक स्टेट का जो रोल ऑफ एडवोकेट्स होगा उसके भी 2 अलग अलग पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में सीनियर एडवोकेट्स की डिटेल्स होंगी और दूसरे पार्ट्स में अदर एडवोकेट्स की। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि ये जो रोल ऑफ एडवोकेट्स है, इसमें एडवोकेट्स का ऑर्डर किस तरह से डिसाइड होता है कि कौन से एडवोकेट का नाम पहले आएगा और कौन से एडवोकेट का नाम बाद में आएगा। तो इसका जवाब यह है कि ये सब कुछ डिसाइड होगा एडवोकेट्स की सीनियरिटी से। और वकीलों की जो सीनियरिटी होती है वो कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड होती है उनकी डेट ऑफ एनरोलमेंट से। कहने का मतलब कि जिस डेट को आपका एक एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट हुआ, उसी डेट से आपकी सीनियरिटी काउंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से सेक्शन 17 को स्टडी करते ही ये तो आपको पता चल गया कि एक जो स्टेट बार काउंसिल होती है वह अपने स्टेट के सारे एडवोकेट्स का रोल मेंटेन करती है। तो ऐसे हालात में क्या यह पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अपने आप को किन्हीं 2 स्टेट में एडवोकेट के तौर पर एनरोल करा ले? तो इसका जवाब भी सेक्शन 17 में ही दिया गया है, जो ये कहता है कि कोई व्यक्ति एक टाइम में केवल एक ही स्टेट या एक ही स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को एडवोकेट के तौर पर एनरोल करवा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को लॉ प्रैक्टिस करते हुए अपना स्टेट चेंज करवाना है तो उसको अगले सेक्शन यानी सेक्शन 18 के प्रोविजंस के मुताबिक अपना ट्रांसफर करवाना होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो इस तरह से सेक्शन 18 की हेडिंग हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर, यानी एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में नाम का अंतरण। सेक्शन 18 के प्रोविजंस को समझने के लिए आप एक बार के लिए ये मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश का एक एडवोकेट हूं और अब मैं राजस्थान में रहने लग गया हूं, इसलिए अब मैं लॉ प्रैक्टिस भी जो है राजस्थान में ही करूंगा। इसके लिए मेरे को अपना नाम जो है वह बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वही मेरे ट्रांसफर का ऑर्डर भी करेगी। यहाँ पर जो ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि ट्रांसफर से एक एडवोकेट की सीनियरिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश में मेरी जो सीनियरिटी थी वह राजस्थान में ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो इस तरह से सेक्शन 18 में हमने ये जान लिया कि एक एडवोकेट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर से ही।
कहने का मतलब कि एडवोकेट्स पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है वह भी बना ही रहता है किसी न किसी तरीके से। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा आपको सेक्शन 19 में, जिसकी की हेडिंग है स्टेट बार काउंसिल्स टू सेंड कॉपीज ऑफ रोल्स ऑफ एडवोकेट्स टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी अधिवक्ताओं की नामावलियों की प्रतियों का राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद को भेजा जाना। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक इस देश की हर एक स्टेट बार काउंसिल पहली बार अपने द्वारा बनाई गई रोल ऑफ एडवोकेट्स की एक ऑथेंटिकेटेड कॉपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेगी, और उसके बाद में उसमें जब भी कोई चेंजेज होते हैं तो उनकी सूचना जल्द से जल्द बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंड की जाएगी। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 20, उसकी हेडिंग है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एनरोलमेंट ऑफ सर्टेन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। ये सेक्शन आज के टाइम में जरा सा भी रेलेवेंट नहीं है, इसलिए अब हम अगले सेक्शन यानी सेक्शन 21 की बात करेंगे, जिसकी की हेडिंग होगी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग सीनियरिटी, यानी ज्येष्ठता के बारे में विवाद। ये बात तो मैं आपको पहले ही सेक्शन 17 में बता चुका हूं कि एक एडवोकेट की जो सीनियरिटी है वह काउंट होना स्टार्ट हो जाती है उसी डेट से जिस डेट को उस एडवोकेट का एनरोलमेंट होता है। अब मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा एडवोकेट्स की डेट ऑफ एनरोलमेंट एक ही हो, तो फिर उनकी सीनियरिटी किस तरह से डिसाइड होगी, इसी का जवाब दिया गया है इस सेक्शन में यानी सेक्शन 21 में। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक डेट ऑफ एनरोलमेंट एक होने पर जिस एडवोकेट की एज ज्यादा होगी उसे ही जो है सीनियर माना जाएगा। अब जब सेक्शन 21 के साथ ही एडवोकेट्स की सीनियरिटी के बारे में सारी की सारी जो डिस्प्यूट्स थी वह खत्म हो चुकी हैं, तो अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट के बारे में। तो इसलिए सेक्शन 22 की हेडिंग हो जाएगी सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, यानी नामांकन प्रमाण पत्र। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक जिस भी एडवोकेट का नाम स्टेट बार काउंसिल के रोल ऑफ एडवोकेट्स में दर्ज है उसे सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट प्रदान किया जाएगा उस स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पर तो आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि जो रोल ऑफ एडवोकेट्स है वह सेक्शन 17 के प्रोविजंस के तहत किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा ही। तो इसलिए जो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट है वह भी प्रदान किया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा ही। अब जबकि सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट आपको मिल चुका है तो फिर आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली लॉ प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाते ही क्या होगा, कोर्ट में जाते ही जज के द्वारा आपकी सुनवाई की जाएगी, और बिल्कुल इसी स्टेज पर कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात सामने आ जाती है, जिसे कि बोला जाता है राइट ऑफ प्री ऑडियंस। इसीलिए सेक्शन 23 की हेडिंग है राइट ऑफ प्री ऑडियंस, यानी पूर्व सुनवाई का अधिकार। राइट ऑफ प्री ऑडियंस के प्रिंसिपल के मुताबिक कुछ वकीलों को अन्य वकीलों के मुकाबले पहले सुनवाई का अधिकार होगा। राइट ऑफ प्री ऑडियंस के इस ऑर्डर में सबसे पहला नंबर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, यानी भारत के महान्यायवादी का। दूसरा नंबर होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का। तीसरे नंबर पर होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चौथे नंबर पर होते हैं सेकंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। पांचवें नंबर पे होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का महाधिवक्ता। और छठे नंबर पे होते हैं सीनियर एडवोकेट्स। इसके बाद में जो अदर एडवोकेट्स बच गए उनमें भी जो सीनियर होगा उसकी सुनवाई जूनियर एडवोकेट्स के मुकाबले पहले की जाएगी। अब इसके बाद बारी है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसकी की हेडिंग है पर्सन्स हु मे बी एडमिटेड एज एडवोकेट्स ऑन ए स्टेट रोल, यानी वे व्यक्ति जिन्हें किसी राज्य नामावली में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। असल में इस सेक्शन में टोटल 5 ऐसी कंडीशंस या क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है जो एक व्यक्ति को एडवोकेट बनने के लिए फुलफिल करनी ही होंगी। कौन कौन सी हैं ये 5 कंडीशंस? फर्स्टली, वह व्यक्ति भारत का सिटीजन हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी दूसरे देश का जो सिटीजन है वह भारत में लॉ प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। यूजुअली इस संबंध में जो रूल है वो बेसिकली ये है कि ऐसा कोई भी देश जिसने इंडियन सिटीजन्स को ड्यूली क्वालिफाइड होने पर अपने देश में लॉ प्रैक्टिस करना अलाउ कर रखा है, तो उस देश के सिटीजन्स को भी हमारे देश में भी लॉ प्रैक्टिस करना अलाउ है, बशर्ते वो ड्यूली क्वालिफाइड हो। तो इस तरह से पहली कंडीशन तो हो गई सिटीजनशिप की। फिर दूसरी कंडीशन हो गई कि वह व्यक्ति 21 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका हो। एंड थर्डली, उस व्यक्ति ने लॉ में डिग्री ऑब्टेन कर ली हो किसी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, बशर्ते वह यूनिवर्सिटी इस पर्पस के लिए रिकॉग्नाइज्ड की गई हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। फोर्थली, वह व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल के रूल्स के तहत निर्धारित की गई अन्य सभी कंडीशंस भी फुलफिल करता हो। एंड फिफ्थली एंड लास्टली,
उस व्यक्ति ने एनरोलमेंट के लिए निर्धारित फी पे कर दी हो। तो इस तरह से इन पांचों कंडीशंस को फुलफिल करने वाला व्यक्ति ही एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट करवाने के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। अब क्वालिफिकेशंस के जस्ट बाद में बारी आ जाएगी डिसक्वालिफिकेशंस की, इसीलिए अगले सेक्शन यानी सेक्शन 24A की हेडिंग हो जाएगी डिसक्वालिफिकेशंस फॉर एनरोलमेंट, यानी नामांकन के लिए निरर्हता। इस सेक्शन में एक व्यक्ति द्वारा एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट कराते समय 3 बड़ी डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी हैं ये 3 बड़ी डिसक्वालिफिकेशंस? फर्स्टली, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया हो जिसमें कि मॉरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक अदमता इन्वॉल्व हो। मॉरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंसेस से मतलब यहाँ पर इस तरह के ऑफेंसेस से है जो आपके नैतिक पतन को दर्शाते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मोलेस्टेशन etc। सेकेंडली, अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के प्रोविजंस के तहत कन्विक्ट किया गया हो। एंड थर्डली एंड लास्टली, अगर किसी व्यक्ति को मॉरल टर्पिट्यूड के आरोप पर अपने एम्प्लॉयमेंट से डिसमिस या रिमूव किया गया हो। तो इस तरह से इन 3 तरह की डिसक्वालिफिकेशन से सफ़र होने वाले व्यक्ति को एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि ये जो तीनों ही तरह की डिसक्वालिफिकेशंस हैं वह उस व्यक्ति के रिलीज होने या डिसमिस होने या रिमूव होने के बाद में 2 साल बीत जाने के बाद में प्रभावी नहीं रहेंगी। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति रिलीज हो गया या डिसमिस हो गया या रिमूव हो गया और उसके बाद में 2 साल का टाइम बीत गया, तो वह 2 साल बीत जाने के बाद में वह व्यक्ति अपना एनरोलमेंट करवा सकता है एक एडवोकेट के तौर पर। अब जब क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस की बातें कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि ये मान लिया जाए कि आपके पास एक एडवोकेट बनने के लिए सारी की सारी क्वालिफिकेशंस हैं, तो अगला सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आप एडवोकेट के तौर पर अपना एनरोलमेंट कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन कहाँ सेंड करेंगे। तो इसी का जवाब दिया गया है अगले सेक्शन में यानी सेक्शन 25 में, जिसकी की हेडिंग है ऑथोरिटी टू वूम एप्लीकेशंस फॉर एनरोलमेंट में बी मेड, यानी प्राधिकरण जिसे नामांकन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। तो इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक एक एडवोकेट के तौर पर अपना एनरोलमेंट करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेंगी उस स्टेट बार काउंसिल को जिसके जुरिस्डिक्शन में आप लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको लॉ प्रैक्टिस करनी है राजस्थान में, तो आपको एक एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट करवाने के लिए एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को। अब मान लीजिए आपने एडवोकेट बनने के लिए अप्लाई तो कर दिया एक स्टेट बार काउंसिल के सामने, तो अगला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आपकी जो एनरोलमेंट एप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाएगा। तो इसका जवाब हमें मिलेगा अगले सेक्शन में यानी सेक्शन 26 में, जिसकी की हेडिंग है डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन एज एन एडवोकेट, यानी अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदनों का निपटारा। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक जो स्टेट बार काउंसिल है वह सारी की सारी एनरोलमेंट एप्लीकेशंस को रेफर करेगी अपनी ही एनरोलमेंट कमेटी को। अब एनरोलमेंट कमेटी के पास यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि एनरोलमेंट एप्लीकेशन में अगर सब कुछ ऑर्डर में है तब तो उस कैंडिडेट का एनरोलमेंट कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर एनरोलमेंट कमेटी को लगता है कि किसी कैंडिडेट की डिग्री जो है वो फेक है या फिर वह कैंडिडेट जो है वह सेक्शन 24A की डिसक्वालिफिकेशन से सफ़र कर रहा है, तो इस तरह के केस में एनरोलमेंट कमेटी जो है वह इस तरह की एनरोलमेंट एप्लीकेशन को रिफ्यूज करने का प्रस्ताव दे सकती है। लेकिन यहाँ पर यह बात आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट कमेटी द्वारा किसी एनरोलमेंट एप्लीकेशन को रिफ्यूज करने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो इस तरह की एनरोलमेंट एप्लीकेशन को रेफर किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ओपिनियन के लिए, और उसके बाद उस एनरोलमेंट एप्लीकेशन के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन होगा उसके मुताबिक ही उस एनरोलमेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। यानी फाइनली एक एनरोलमेंट एप्लीकेशन को रिफ्यूज करने का डिसीजन जो है वह लिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही। अब अगला सवाल यहाँ पर यह उठ सकता है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ओपिनियन या अप्रूवल के स्टेट बार काउंसिल सीधे ही किसी एडवोकेट का नाम रिमूव कर सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा हो सकता है, और इसी के बारे में बात करता है अगला सेक्शन यानी सेक्शन 26A, जिसकी की हेडिंग है पावर टू रिमूव नेम्स फ्रॉम रोल, यानी नामावली से नाम हटाने की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक
अगर कोई एडवोकेट डेड हो गया हो, यानी उसकी मृत्यु हो गई हो, और या फिर उसने खुद ने ही अपना नाम रोल ऑफ एडवोकेट से हटाने की रिक्वेस्ट की हो, तो इस तरह की दोनों ही सिचुएशंस में स्टेट बार काउंसिल जो है उस एडवोकेट का नाम हटा सकती है रोल ऑफ एडवोकेट से। अब एक और जो बड़ा डाउट यहाँ पर क्रिएट हो सकता है वो ये है कि मान लीजिए किसी एक स्टेट बार काउंसिल ने तो किसी व्यक्ति की एनरोलमेंट एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया, तो फिर वह व्यक्ति क्या किसी दूसरी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है? इसी का जवाब दिया गया है सेक्शन 27 में, जिसकी की हेडिंग है एप्लीकेशन वंस रिफ्यूज्ड नॉट टू बी एंटरटेन्ड बाय अनदर बार काउंसिल एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यानी एक बार इनकार किए गए आवेदन का अन्य विधिज्ञ परिषद द्वारा कुछ परिस्थितियों के सिवाय ग्रहण नहीं किया जाना। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की एनरोलमेंट एप्लीकेशन किसी स्टेट बार काउंसिल द्वारा रिफ्यूज कर दी जाती है, तो फिर इस तरह के एनरोलमेंट एप्लीकेशन को किसी भी दूसरी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, और वह एक्सेप्शन यह है कि अगर जिस स्टेट बार काउंसिल ने उस एनरोलमेंट एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया है वह स्टेट बार काउंसिल और साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों अगर रिटर्न में अपनी कंसेंट दे दें, तो फिर जो है इस तरह की रिफ्यूज की गई एनरोलमेंट एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके बाद चैप्टर 3 का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 28, जिसकी की हेडिंग है पावर टू मेक रूल्स, यानी नियम बनाने की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक इस चैप्टर से रिलेटेड पर्पजेस को पूरा करने के लिए रूल्स बनाने की शक्ति होगी स्टेट बार काउंसिल के पास। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 3 जो है वह तो हो गया है कंप्लीट। चैप्टर 3 में हमने ये जान लिया है कि एक लॉ ग्रेजुएट का एक एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट किस तरह से किया जाता है बार काउंसिल के द्वारा। अब जबकि एक लॉ ग्रेजुएट का एनरोलमेंट हो चुका है एक एडवोकेट के तौर पर, तो इसके बाद हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, इसका जवाब ढूंढने के लिए अपने दिमाग पर आप थोड़ा सा जोर डालिए और ये सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर एडवोकेट बन गया है तो वह एडवोकेट बनने के बाद आखिर करेगा क्या? जाहिर सी बात है कि लॉ प्रैक्टिस ही करेगा। इसीलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं एक एडवोकेट के लॉ प्रैक्टिस करने के राइट के बारे में, यानी एक अधिवक्ता के विधि व्यवसाय करने के अधिकार के बारे में। इसीलिए अगले चैप्टर यानी चैप्टर 4 की हेडिंग हो जाएगी राइट टू प्रैक्टिस, यानी विधि व्यवसाय का अधिकार। इस चैप्टर में हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो लॉ प्रैक्टिस करने का अधिकार है वह सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के पास ही है या सोसाइटी की किसी दूसरी क्लास के पास भी है, और क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि खुद एडवोकेट नहीं है वो किसी केस में खुद की पैरवी खुद ही कर सकता है या नहीं। तो आइए फिर इन सवालों का जवाब जानने के लिए स्टार्ट करते हैं एडवोकेट्स एक्ट के चैप्टर 4 को। एडवोकेट्स एक्ट के चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है सेक्शन 29 से, जिसकी की हेडिंग है एडवोकेट्स टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ, यानी केवल अधिवक्ताओं का ही विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार होना। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक एडवोकेट्स एक्ट के लागू होने के बाद से लॉ प्रैक्टिस करने का अधिकार लोगों की सिर्फ एक ही क्लास को होगा, जिसे कि कहा जाएगा एडवोकेट्स। कहने का मतलब कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार लोगों के एक ही वर्ग के पास होगा, जिसे कि कहा जाएगा अधिवक्ता। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस सेक्शन का इंपैक्ट आप इस तरीके से समझिए कि इस एक्ट के लागू होने से पहले लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोगों की अलग अलग कैटेगरीज थी, जैसे कि एडवोकेट्स, अटॉर्नीज, सॉलिसिटर्स, प्लीडर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, बैरिस्टर्स, मुख्तार्स, वकील्स, रेवेन्यू एजेंट्स ईटीसी। लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद से लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोगों को सिर्फ एक ही नाम से पुकारा जाएगा और वह नाम है एडवोकेट्स, यानी अधिवक्ता। तो ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई कि जो भी व्यक्ति लॉ प्रैक्टिस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडवोकेट, यानी अधिवक्ता बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति आखिर एडवोकेट बनने के बाद काम क्या करेगा? जाहिर सी बात है लॉ प्रैक्टिस ही करेगा। इसीलिए अगला जो सेक्शन है वहां पर बात की गई है एक एडवोकेट के लॉ प्रैक्टिस करने के राइट की, यानी विधि व्यवसाय करने के अधिकार की। तो इस तरह से सेक्शन 30 की हेडिंग हो जाएगी राइट ऑफ एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस, यानी अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय का अधिकार। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक इस एडवोकेट्स एक्ट का जुरिस्डिक्शन जहां जहां तक एक्सटेंड करता है उस पूरी की पूरी टेरिटरी में लॉ प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा एक एडवोकेट के पास। कहने का मतलब कि एक एडवोकेट के पास अधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड करते हुए भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लॉ प्रैक्टिस करने का। लेकिन यहाँ पर यह बात आप ध्यान रखिए कि अधिवक्ताओं का पूरे देश में लॉ प्रैक्टिस करने का जो ये अधिकार है
ये अधिकार इस एडवोकेट्स एक्ट के दूसरे प्रोविजंस के अधीन है। ठीक है, इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 31, वह तो रिपील हो गया है, यानी आज के दिन एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इस तरह से पिछले सेक्शन यानी सेक्शन 30 में तो एडवोकेट्स को अधिकार मिल गया लॉ प्रैक्टिस करने का। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि क्या कोई व्यक्ति एडवोकेट नहीं होते हुए भी कोर्ट में किसी केस की पैरवी कर सकता है? इसी का जवाब दिया गया है सेक्शन 32 में, जिसकी की हेडिंग है पावर ऑफ कोर्ट्स टू परमिट अपीयरेंसेस इन पर्टिकुलर केसेस, यानी विशिष्ट मामलों में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञा देने की न्यायालय की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक कोई कोर्ट या अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर केस में किसी ऐसे व्यक्ति को भी पैरवी करने की अनुमति दे सकते हैं जो कि एडवोकेट ना हो। कहने का मतलब कि कोर्ट की परमिशन अगर मिल जाए तो एडवोकेट ना होते हुए भी आप किसी पर्टिकुलर केस में प्लीडिंग या पैरवी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब सेक्शन 32 के प्रोविजंस के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्लीड करने या पैरवी करने का अधिकार मिल रहा है जो कि एडवोकेट है ही नहीं, तो फिर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि ऐसे हालात में तो एडवोकेट्स की जरूरत ही क्या है। तो इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझिए कि इस सेक्शन में जो अधिकार दिया गया है किसी भी व्यक्ति को प्लीडिंग या पैरवी करने का, यह सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही दिया गया है और वह भी कोर्ट की परमिशन के साथ। और इसका फायदा आप इस तरह से नहीं उठा सकते कि लॉ प्रैक्टिस करने को आप अपना प्रोफेशन ही बना लें, यानी कि यह एक तरह का एक्सेप्शनल रूल है जहां किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्लीडिंग या पैरवी करने का अधिकार दे दिया जाता है जो कि एडवोकेट ना हो। जबकि जो जनरल रूल है वह एक बार फिर से अगले सेक्शन यानी सेक्शन 33 में पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, जिसकी की हेडिंग है एडवोकेट्स अलोन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस, यानी विधि व्यवसाय करने के लिए केवल अधिवक्ता ही हकदार होंगे। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक लॉ प्रैक्टिस करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों के पास होगा जिन्होंने कि अपना एनरोलमेंट करवा लिया है एक एडवोकेट के तौर पर, यानी कि एक एडवोकेट जो है वही लॉ प्रैक्टिस करने का प्रोफेशन कर सकता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 34, जिसकी की हेडिंग है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स, यानी उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक जो हाई कोर्ट्स हैं वह रूल्स बनाकर इस तरह की कंडीशंस ले डाउन कर सकते हैं जिनको फॉलो करना एडवोकेट्स के लिए जरूरी होगा अगर उनको हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करनी है तो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि कोई भी एडवोकेट ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो सेक्शन 30 के तहत लॉ प्रैक्टिस करने का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मैं तो सीधा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा, मेरे को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। बल्कि जो हकीकत है वो ये है कि सेक्शन 30 के तहत एडवोकेट्स को लॉ प्रैक्टिस करने का जो अधिकार मिला है वह इस एक्ट के दूसरे प्रोविजंस के अधीन है। यानी कि हाई कोर्ट ने अगर कोई कंडीशन ले डाउन कर दी है एडवोकेट्स के लिए तो उसको जो है किसी भी एडवोकेट को फॉलो करना ही होगा हर हाल में। इसी के साथ चैप्टर 4 तो हो गया है कंप्लीट। असल में चैप्टर 4 ने क्या किया? चैप्टर 4 ने एडवोकेट्स को अधिकार दे दिया लॉ प्रैक्टिस करने का। अब जबकि हम एक एडवोकेट के लॉ प्रैक्टिस करने के अधिकार के बारे में जान चुके हैं, तो अब इसके बाद में ये जानने की बारी आएगी कि एक एडवोकेट लॉ प्रैक्टिस करते समय अगर कोई मिसकंडक्ट कर दे, यानी अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाए, तो फिर उसकी कंप्लेंट कहां और कैसे की जा सकती है। इसीलिए जो अगला चैप्टर है चैप्टर 5, उसकी हेडिंग है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स, यानी अधिवक्ताओं का आचरण। इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी एडवोकेट के खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट बार काउंसिल में की जाती है तो बार काउंसिल द्वारा इस तरह की कंप्लेंट्स को किस तरह से एंटरटेन किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है। इस चैप्टर का पहला भाग तो बात करता है प्रोसीजर एट फर्स्ट इंस्टांस के बारे में। कहने का मतलब कि सेक्शन 35 से लेकर के सेक्शन 36B तक के जो पहले 4 सेक्शंस हैं वह तो हमें यह बताएंगे कि जब किसी एडवोकेट के खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट बार काउंसिल में की जाती है तो उसकी सुनवाई फर्स्ट इंस्टांस में किस तरह से की जाती है। और उसके बाद के जो अगले 3 सेक्शंस हैं सेक्शन 37 से लेकर के 39 तक के, वह हमें यह बताएंगे कि स्टेट बार काउंसिल इस तरह की कंप्लेंट में जब कोई ऑर्डर कर देती है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहां और कैसे की जाती है। और उसके बाद के जो अगले 6 सेक्शंस हैं सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक के, वहां पर बात की गई है बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमिटी के अलग अलग पावर्स के बारे में। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं उन 4 सेक्शंस की जो हमें यह बताएंगे कि बार काउंसिल में किसी एडवोकेट के मिसकंडक्ट की कंप्लेन आने पर
फर्स्ट इंस्टांस में उसकी सुनवाई किस तरह से की जाती है। इन चार में से भी पहला सेक्शन है सेक्शन 35, जिसकी हेडिंग है पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट, यानी अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड। इस सेक्शन का सबसेक्शन 1 तो यह कहता है कि जब किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई कंप्लेन आने पर स्टेट बार काउंसिल को यह लगता है कि वह एडवोकेट मिसकंडक्ट का दोषी है, तो इस तरह के केस को जो स्टेट बार काउंसिल है वो रेफर कर सकती है अपनी किसी डिसिप्लिनरी कमिटी को। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है उसे आप स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ लीजिए। एक बार के लिए मान लीजिए कि आपने किसी एडवोकेट के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल में कंप्लेंट की है मिसकंडक्ट की। तो सबसे पहले तो जो स्टेट बार काउंसिल है वह उस कंप्लेंट पर विचार करेगी कि वह कंप्लेंट कॉग्निजेंस लेने लायक है या नहीं। अगर स्टेट बार काउंसिल ये मानती है विचार करने के बाद में कि वह कंप्लेंट कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं है, तब तो वह कंप्लेंट वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेट बार काउंसिल ये मानती है कि वह कंप्लेंट कॉग्निजेंस लेने लायक है, यानी कि कंप्लेंट में कुछ तो दम है और इस पर सुनवाई की जानी चाहिए, तो ऐसे में जो स्टेट बार काउंसिल है वह उस कंप्लेंट को रेफर कर देगी अपनी ही किसी डिसिप्लिनरी कमिटी को। तो इस तरह से सेक्शन 35 का जो सबसेक्शन 1 है उसके तहत स्टेट बार काउंसिल को यह पावर दिया गया है कि वह किसी कंप्लेंट को रेफर कर सकती है अपनी ही किसी डिसिप्लिनरी कमिटी को। अब जब कंप्लेंट डिसिप्लिनरी कमिटी के पास आ गई तो फिर यह सवाल उठता है कि डिसिप्लिनरी कमिटी उस कंप्लेंट के संबंध में कौन कौन से डिसीजंस दे सकती है। तो इसका जवाब हमें मिलता है इसी सेक्शन के सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के मुताबिक किसी एडवोकेट के अगेंस्ट में मिसकंडक्ट की कंप्लेंट आने पर डिसिप्लिनरी कमिटी 4 तरह के ऑर्डर कर सकती है। कौन कौन से हैं ये 4 तरह के ऑर्डर्स? फर्स्टली, उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। सेकेंडली, या फिर उस एडवोकेट को रेप्रीमांड कर सकती है, यानी डांट फटकार लगा सकती है। थर्डली, या फिर उस एडवोकेट को प्रैक्टिस करने से सस्पेंड कर सकती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और फोर्थली, या फिर जो स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स है उससे उस एडवोकेट का नाम ही रिमूव कर सकती है। तो ये जो 4 तरह के डिसीजंस हैं ये डिसिप्लिनरी कमिटी ले सकती है। इस तरह से सेक्शन 35 में तो हमने स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमिटी होती है उसके पावर्स के बारे में जान लिया। अब बच गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमिटी। इसीलिए अगले सेक्शन यानी सेक्शन 36 की हेडिंग है डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासनिक शक्तियां। ये बात तो आप पिछले सेक्शन यानी सेक्शन 35 में ही जान गए हैं कि स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमिटी है वह तो उस पर्टिकुलर स्टेट के एडवोकेट्स के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती हैं उनकी सुनवाई करती है। इसके बाद में ये सेक्शन यानी सेक्शन 36 ये कहता है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमिटी है वह इस तरह के एडवोकेट्स के खिलाफ की गई कंप्लेंट्स की सुनवाई करेगी जो कि किसी भी स्टेट के रोल ऑफ एडवोकेट्स में नहीं है। इस सेक्शन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमिटी के पावर्स के बारे में बात करते हुए यह कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमिटी के पास यह पावर होगा कि वह स्टेट बार काउंसिल की किसी डिसिप्लिनरी कमिटी के सामने चल रही प्रोसीडिंग को इंक्वायरी के लिए विड्रॉ कर सकती है अपने पास और फिर डिस्पोज ऑफ कर सकती है उस प्रोसीडिंग को। ठीक है, और यहां भी बिल्कुल स्टेट बार काउंसिल वाली प्रोसीजर ही फॉलो की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो बिल्कुल वो 4 तरह के डिसीजंस दे सकती है जो कि किसी स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी दे सकती है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 36A वो इन दोनों ही तरह की डिसिप्लिनरी कमेटी से रिलेटेड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी से भी और स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी से भी। इस तरह से सेक्शन 36A की हेडिंग है चेंजेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, यानी अनुशासन समितियों के गठन में परिवर्तन। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक किसी डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने कोई केस चल रहा है और उस केस को डिस्पोज ऑफ किए जाने से पहले ही किसी दूसरी कमेटी को वह केस ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ऐसे में उस केस की प्रोसीजर को वापस से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दूसरी जो कमेटी है वह बिल्कुल उसी स्टेज से उस केस की सुनवाई स्टार्ट कर देगी जहां की पहले वाली डिसिप्लिनरी कमेटी ने उस केस को छोड़ा था। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी पर्टिकुलर केस में अगर डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स में कोई चेंज हो जाता है या फिर पूरी की पूरी डिसिप्लिनरी कमेटी ही चेंज हो जाती है तो भी वह केस जो है वह कंटिन्यू चलता रहता है और उस केस की सुनवाई स्टार्टिंग पॉइंट से वापस करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगला सवाल यहां पर यह बन सकता है कि ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा कंप्लेंट्स की सुनवाई होती है ये सुनवाई क्या बहुत लंबे समय तक चल सकती है या फिर क्या इसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है?
तो इसी का जवाब दिया गया है सेक्शन 36B में, जिसकी की हेडिंग है डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, यानी अनुशासनिक कार्यवाहियों का निपटारा। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी को इस तरह की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को 1 साल के अंदर अंदर कंक्लूड करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, यानी कि स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को 1 साल के अंदर अंदर कंक्लूड नहीं कर पाती है, तो फिर वह जो प्रोसीडिंग है या वह जो केस है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो जाएगा। इसी के साथ प्रोसीजर एट फर्स्ट इंस्टेंस से रिलेटेड जो 4 सेक्शंस थे वह तो हो गए हैं कंप्लीट। और अब इसके बाद में हम बात करेंगे उन 3 सेक्शंस की जो कि रिलेटेड होंगे अपील से। इसीलिए अगले सेक्शन यानी सेक्शन 37 की हेडिंग होगी अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपील। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा पास किए गए ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर किसी पार्टी को अपील करनी है तो फिर वह अपील की जाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। कितने टाइम के अंदर अंदर? 60 डेज यानी 60 दिन के अंदर अंदर। और इस तरह की अपील की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की किसी डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा की जाती है। अब मान लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी अपील में जो ऑर्डर पास करती है उसके अगेंस्ट में भी कोई पार्टी अगर अपील करना चाहती है तो फिर वह कहां अपील करेगी? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 38 में, जिसकी की हेडिंग है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय को अपील। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई पार्टी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा पास किए गए ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहती है तो फिर वह अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। कितने टाइम के अंदर अंदर? वही 60 डेज यानी 60 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 39, उसकी हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 एंड 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 और 12 का लागू होना। यह सेक्शन यह कहता है कि जो पिछले 2 सेक्शंस थे जहां की अपील की जा सकती थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और सुप्रीम कोर्ट में, इन दोनों ही तरह की अपीलों पर लिमिटेशन एक्ट के 2 प्रोविजंस अप्लाई होंगे। कौन कौन से 2 प्रोविजंस? सेक्शन 5 और सेक्शन 12। इनमें से सेक्शन 5 के इंपैक्ट को जानना हमारे लिए है बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो सेक्शन 5 का इंपैक्ट यह होगा कि इन दोनों अपीलों के लिए जो 60 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, इस 60 डेज के लिमिटेशन पीरियड के गुजर जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज था कि वह 60 डेज के उस लिमिटेशन पीरियड में अपील प्रेफर नहीं कर सकता था और कोर्ट इससे सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर कोर्ट जो है वह उस 60 डेज के पीरियड के गुजर जाने के बाद भी अपील एडमिट कर सकता है। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? सेक्शन 35 से लेकर के सेक्शन 36B तक तो हमने प्रोसीजर एट फर्स्ट इंस्टेंस के बारे में जाना। उसके बाद में सेक्शन 37 से लेकर के 39 तक हमने अपील के बारे में जाना। और फिर अब सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी के अलग अलग पावर्स के बारे में। तो इनमें से सबसे पहले सेक्शन 40 की हेडिंग होगी स्टे ऑफ ऑर्डर, यानी आदेश का रोका जाना। तो यहां पर इस बारे में बात की गई है कि डिसिप्लिनरी कमेटी अगर कोई ऑर्डर पास कर देती है तो ऑर्डर पास करने के बाद में उस ऑर्डर पर स्टे किस तरह से लगवाया जा सकता है। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी दोनों के पास ये पावर्स हैं कि अगर उसके सामने 60 दिन के अंदर अंदर स्टे की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो सफिशिएंट कॉज के होने पर डिसिप्लिनरी कमिटीज अपने ही ऑर्डर पर स्टे लगा सकती हैं। और ये स्टे वाला जो पावर है ये इस सेक्शन के तहत अपेलेट अथॉरिटी को भी मिल रखा है, यानी कि अगर स्टेट बार काउंसिल की किसी डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की जाती है तो जो ये दोनों अपेलेट अथॉरिटीज हैं वह भी रिक्वेस्ट किए जाने पर इस ऑर्डर पर स्टे लगा सकती हैं। इसके बाद आगे के जो 5 सेक्शंस हैं इनको ध्यान में रखना तो है बहुत ही ज्यादा आसान। क्यों? क्योंकि आगे के जो 5 सेक्शंस हैं उनकी हेडिंग पूरी तरह से ऑर्डर में ही होगी। जैसे 41 में 1 का अंक आ रहा है तो इसकी हेडिंग स्टार्ट होगी ABCD के पहले लेटर A से। इसी तरह से 42 की हेडिंग स्टार्ट होगी B से, 43 की C से और 44 की D से। इस तरह से अगला जो सेक्शन है सेक्शन 41 उसकी A से हेडिंग होगी अल्टरेशन इन रोल ऑफ एडवोकेट्स, यानी अधिवक्ता नामावली में परिवर्तन। ये सेक्शन असल में इस बारे में बात करता है कि बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक जब डिसिप्लिनरी कमेटी किसी एडवोकेट को रिप्रीमांड करती है या सस्पेंड करती है तो इस तरह के पनिशमेंट की एंट्री रोल ऑफ एडवोकेट्स में उस एडवोकेट के नाम के साथ कर दी जाएगी।
और बिल्कुल इसी तरह से जब डिसिप्लिनरी कमेटी किसी एडवोकेट के नाम को रोल ऑफ एडवोकेट से हटाने का ऑर्डर देती है तो फिर उस एडवोकेट का नाम जो है वह रोल ऑफ एडवोकेट से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 42, जाहिर सी बात है इसमें लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए इसकी हेडिंग भी स्टार्ट होगी ABCD के दूसरे लेटर B से, जो कि होगी बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के पावर्स। डिसिप्लिनरी कमेटी के पावर्स के बारे में बात करते हुए ये सेक्शन ये कहता है कि बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास वही पावर्स होंगे जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी CPC के प्रोविजंस के तहत किसी सिविल कोर्ट के पास होते हैं। लेकिन ये जो सिविल कोर्ट के बराबर पावर्स दे दिए गए हैं डिसिप्लिनरी कमेटी को, इसके 2 एक्सेप्शंस भी होंगे। पहला एक्सेप्शन तो ये होगा कि डिसिप्लिनरी कमेटी कोर्ट के किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बिना हाई कोर्ट की प्रीवियस सैंक्शन के प्रोसीजर अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। और दूसरा एक्सेप्शन ये होगा कि डिसिप्लिनरी कमेटी रेवेन्यू कोर्ट के किसी ऑफिसर को बिना स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन के प्रोसीजर अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन इन 2 सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए तो फिर इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी को लगभग वह सारे के सारे पावर्स ही दे दिए गए हैं जो कि किसी सिविल कोर्ट के पास होते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात इस सेक्शन में बताई गई है वह यह है कि किसी डिसिप्लिनरी कमेटी में जो टोटल 3 मेंबर्स होते हैं उनमें से 2 मेंबर्स अब्सेंट रहें और केवल 1 मेंबर ही प्रेजेंट रहे तो भी केवल 1 मेंबर की प्रेजेंस में भी डिसिप्लिनरी कमेटी की जो प्रोसीजर है, हियरिंग है, वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वह एक्सेप्शन ये है कि जो फाइनल ऑर्डर होता है उस फाइनल ऑर्डर के समय तीनों के तीनों मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 42A, इसमें भी 2 का अंक आ रहा है, इसलिए इसकी भी हेडिंग स्टार्ट होगी ABCD के दूसरे लेटर B से ही, जो कि होगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अदर कमिटीज के पावर्स। पिछला जो सेक्शन था सेक्शन 42, उसमें तो हमने बात की थी डिसिप्लिनरी कमेटी के पावर्स के बारे में, और अब डिसिप्लिनरी कमेटी के अलावा बाकी जितनी भी कमिटीज बच गई उनके बारे में बात की गई है इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी के अलावा बाकी जो कमिटीज हैं, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों की ही, इन तमाम कमिटीज को भी और साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी वो के वो पावर्स होंगे जो कि सेक्शन 42 में डिसिप्लिनरी कमेटी को मिले हुए हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 43, उसमें 3 आ रहा है, तो इसकी हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी ABCD के तीसरे लेटर C से, जो कि होगी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर ए डिसिप्लिनरी कमेटी, यानी अनुशासन समिति के समक्ष कार्यवाहियों का खर्चा। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक प्रोसीडिंग की जो कॉस्ट होती है उसके संबंध में डिसिप्लिनरी कमेटी कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो भी वह उचित समझे। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि अगर स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी प्रोसीडिंग की कॉस्ट के संबंध में कोई ऑर्डर पास करती है तो फिर वह ऑर्डर उसी तरह एग्जीक्यूट किया जा सकेगा जिस तरह की हाई कोर्ट का ऑर्डर किया जाता है। और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा कॉस्ट के संबंध में कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो वह ऑर्डर उसी तरह एग्जीक्यूट किया जा सकेगा जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 44, इसमें 4 का अंक आ रहा है, इसलिए इसकी हेडिंग स्टार्ट होगी ABCD के चौथे लेटर D से, जो कि है डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा ऑर्डर्स का रिव्यू। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी जो ऑर्डर करती है उस ऑर्डर को वह 60 दिन यानी 60 डेज के अंदर अंदर रिव्यू भी कर सकती है। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि रिव्यू हमेशा उसी कमेटी के द्वारा किया जाता है जिस कमेटी के द्वारा ओरिजिनल ऑर्डर पास किया गया हो। तो इसी के साथ एडवोकेट्स एक्ट का चैप्टर 5 तो हो गया है कंप्लीट, यानी कि हम ये तो जान चुके हैं कि कोई एडवोकेट अगर मिसकंडक्ट करता है तो फिर उसको बार काउंसिल द्वारा पनिशमेंट किस तरह से दिया जा सकता है। अब इसके बाद बारी आती है मिसलेनियस प्रोविजंस की, यानी कि इस तरह के प्रोविजंस की जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है बल्कि अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड है। तो इन मिसलेनियस प्रोविजंस को रखा गया है चैप्टर 6 में, जिसकी की हेडिंग है मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सेक्शन 45 से, जिसकी की हेडिंग है पेनल्टी फॉर पर्सन्स इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स, यानी न्यायालयों में अवैध रूप से विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कोर्ट या अथॉरिटी के सामने लॉ प्रैक्टिस करता है जिसके सामने लॉ प्रैक्टिस करने के लिए वह एंटाइटल्ड नहीं है तो फिर इस तरह के व्यक्ति को जो है पनिशमेंट मिलेगा, और यह पनिशमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट यानी 6 महीने का कारावास। तो इस तरह से सेक्शन 45 में किन को पनिशमेंट देने की बात की गई है, फेक एडवोकेट्स
यानी फर्जी अधिवक्ताओं को पनिशमेंट देने की बात की गई है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 45A, उसको एडवोकेट्स एक्ट में जोड़ा गया था साल 2023 में एक नया अमेंडमेंट ला करके। इस अमेंडमेंट और इस सेक्शन 45A को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको डिटेल में देखनी है तो आपको यूट्यूब पर जाकर टाइप करना होगा एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट बाय विकास डाखा। ऐसा करते ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 46 वह रिपील कर दिया गया है, इसीलिए उससे अगला जो सेक्शन है सेक्शन 46A, उसकी हेडिंग है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट बार काउंसिल, यानी राज्य विधिज्ञ परिषद को वित्तीय सहायता। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह लगता है कि किसी स्टेट बार काउंसिल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वह उस स्टेट बार काउंसिल को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, ग्रांट या अनुदान या किसी भी दूसरे रूप में। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 47, उसकी हेडिंग है रेसिप्रोसिटी, यानी पारस्परिकता। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इस सेक्शन की हेडिंग हो सकती है जैसे को तैसा। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई फॉरेन कंट्री भारत के सिटीजन्स को उस फॉरेन कंट्री में लॉ प्रैक्टिस करने से रोकती है, तो इस तरह के हालात में उस फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स को भी भारत में लॉ प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वह पूरी तरह से मेल खाते हैं सेक्शन 24 के प्रोविजंस से। सेक्शन 24 में एक एडवोकेट की क्वालिफिकेशंस के बारे में स्टडी करते हुए हमने ये जाना था कि अगर किसी फॉरेन कंट्री में भारत के सिटीजन्स को लॉ प्रैक्टिस करना अलाउड है, तो फिर उस फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स को भी भारत में लॉ प्रैक्टिस करना अलाउड होगा। तो इस तरह से सेक्शन 47 और सेक्शन 24 का जो कंबाइंड इंपैक्ट है वह बिल्कुल सीधा सा है कि जिस देश में इंडियन सिटीजन्स को लॉ प्रैक्टिस करना अलाउड है, सिर्फ उन्हीं देशों के सिटीजन्स को हमारे देश में लॉ प्रैक्टिस करना अलाउड होगा, बशर्ते वह ड्यूली क्वालिफाइड हों। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 48, उसकी हेडिंग है इंडेमनिटी अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी विधिक कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल या बार काउंसिल की किसी कमिटी या बार काउंसिल के किसी मेंबर के द्वारा कोई भी एक्ट या डिसीजन गुड फेथ में यानी सद्भावना पूर्वक लिया जाता है, तो इस तरह के एक्ट या डिसीजन के अगेंस्ट में कोई भी केस शू नहीं किया जा सकता। इसे आप इस तरीके से समझिए कि बार काउंसिल या बार काउंसिल की किसी कमेटी या बार काउंसिल के किसी मेंबर द्वारा कोई एक्ट या डिसीजन लेते समय यह इंटेंशन रखा जाता हो कि वह जो एक्ट या डिसीजन है वह एडवोकेट्स एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक ही लिया गया है, तो इस तरह के एक्ट या डिसीजन को जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में अगले जो 4 सेक्शंस हैं वहां पर हम स्टडी करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 अलग अलग पावर्स के बारे में। कौन कौन से हैं ये 4 अलग अलग पावर्स? फर्स्टली पावर ऑफ रिवीजन, यानी पुनरीक्षण की शक्ति। सेकेंडली पावर ऑफ रिव्यू, यानी पुनर्विलोकन की शक्ति। थर्डली पावर टू गिव डायरेक्शंस, यानी निर्देश देने की शक्ति। एंड फोर्थली जनरल पावर टू मेक रूल्स, यानी नियम बनाने की साधारण शक्ति। तो आइए फिर जानते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इन 4 पावर्स को एक एक करके। इन 4 में से पहले पावर के बारे में बात की गई है सेक्शन 48A में, जिसकी की हेडिंग है पावर ऑफ रिवीजन, यानी पुनरीक्षण की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रिवीजन का पावर होगा। एडवोकेट्स एक्ट के अनुसार रिवीजन का पावर उस समय काम में आता है जहां किसी ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करने का कोई भी प्रोविजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया है और उसके अगेंस्ट में आपको करनी है अपील, तो इस तरह की अपील करने के लिए तो सेक्शन 37 में प्रोविजन दिया गया है कि आप स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेट बार काउंसिल का जनरल हाउस है वह कोई डिसीजन लेता है, तो उसके अगेंस्ट में अपील करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है एडवोकेट्स एक्ट में, तो वहां पर काम आएंगे इस सेक्शन के प्रोविजंस। कहने का मतलब कि अगर स्टेट बार काउंसिल के जनरल हाउस द्वारा लिए गए डिसीजन या ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको अपील करनी है, तो फिर आप रिवीजन के लिए जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इस सेक्शन के प्रोविजंस के तहत। और इसी सेक्शन के प्रोविजंस के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह पावर भी दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी स्टेट बार काउंसिल द्वारा डिस्पोज ऑफ किए गए किसी ऐसे मैटर को कॉल कर सकती है अपने पास जिसके लिए इस एक्ट में अपील का कोई प्रोविजन नहीं है।
और कॉल करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस मैटर को प्रॉपर और लीगल तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया है या नहीं, इसकी जांच करेगी और जो भी उचित लगेगा वह ऑर्डर पास कर सकेगी। तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिए कि हमारा जो एडवोकेट्स एक्ट है, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दो अलग अलग जगह पावर दिया गया है स्टेट बार काउंसिल के सामने चल रही प्रोसीडिंग को विड्रॉ करने का। पहला ऐसा पावर दिया गया है सेक्शन 36 के प्रोविजंस के तहत, जिसकी की हेडिंग है डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासनिक शक्तियां। इस सेक्शन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के पावर्स के बारे में बात करते हुए यह कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास यह पावर होगा कि वह स्टेट बार काउंसिल की किसी डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने चल रही प्रोसीडिंग को इंक्वायरी के लिए विड्रॉ कर सकती है अपने पास और फिर डिस्पोज ऑफ कर सकती है उस प्रोसीडिंग को। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से सेक्शन 48A में भी आपने देखा कि बिल्कुल यही बात हो रही है। यहां भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह पावर दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी स्टेट बार काउंसिल द्वारा डिस्पोज ऑफ किए गए किसी ऐसे मैटर को कॉल कर सकती है अपने पास जिसके लिए इस एक्ट में अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगले पावर की बात की गई है सेक्शन 48AA में, जिसकी की हेडिंग है रिव्यू यानी पुनर्विलोकन। अब रिव्यू वर्ड सामने आते ही आपको यह बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका जो रिव्यू करने का पावर है वह तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सेक्शन 44 के प्रोविजंस के तहत। तो इसलिए यहां पर बात की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के अलावा बाकी जो कमिटीज बच गई उनके रिव्यू के पावर्स के बारे में। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इसकी जितनी भी कमिटीज हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के अलावा, उन सारी कमिटीज को अपने डिसीजन को रिव्यू करने का पावर होगा। कितने टाइम के अंदर अंदर, ऑर्डर की डेट से 60 डेज के अंदर अंदर। और ये तो आप जानते ही हैं कि रिव्यू हमेशा कौन सी कमेटी करती है, रिव्यू हमेशा वही कमेटी करती है जिसने की ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 48B, वहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया गया है स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्शंस देने का। इसीलिए इस सेक्शन की हेडिंग है पावर टू गिव डायरेक्शंस, यानी निर्देश देने की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह पावर दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह स्टेट बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल की किसी भी कमेटी को अपने फंक्शंस प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करने के लिए डायरेक्शंस दे सकेगी और इस तरह के डायरेक्शंस को फॉलो करने या उनकी अनुपालना करने के लिए स्टेट बार काउंसिल बाध्य होगी। इसके बाद अगला जो पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसे डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 49 में, जिसकी की हेडिंग है जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स, यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद की नियम बनाने की साधारण शक्ति। असल में इस सेक्शन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रूल्स बनाने का पावर दिया गया है अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फिर मैं कहूंगा कि इस सेक्शन के प्रोविजंस के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रूल बनाने का अधिकार दे दिया गया है, फिर चाहे वह सब्जेक्ट स्टेट बार काउंसिल से ही रिलेटेड क्यों ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्टली, वह कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनके अधीन रहते हुए कोई एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन में वोट डालने के लिए एंटाइटल्ड होगा। सेकेंडली, स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन में वोट डालने के लिए एंटाइटल्ड एडवोकेट्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस होंगी। थर्डली, स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्टोरल रोल होता है, यानी जो निर्वाचक नामावली होती है, उसे किस तरह से तैयार किया जाएगा और किस तरह से रिवाइज किया जाएगा। फोर्थली, बार काउंसिल की मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस होंगी। फिफ्थली, एडवोकेट्स की जो सीनियरिटी होती है उसे किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। इन तमाम सब्जेक्ट्स पर रूल्स बनाने का अधिकार दे दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। यहाँ पर सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वह काफी लंबी है, लेकिन मैंने यहाँ पर बात की है कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में ही। इस तरह से ये बात तो आपने अभी तक ऑब्जर्व कर ही ली होगी कि जो पिछले 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 48A से लेकर के सेक्शन 49 तक, वहां पर बात की गई है केवल और केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 अलग अलग पावर्स के बारे में ही। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद में बारी आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में बात करने की। इसीलिए अगला जो सेक्शन है सेक्शन 49A, उसकी हेडिंग है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। इस सेक्शन के प्रोविजंस के मुताबिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह इस एक्ट के पर्पजेस को पूरा करने के लिए रूल्स बना सकती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है
कि अगर किसी सब्जेक्ट पर रूल्स बनाने का अधिकार स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे दिया गया है, तो उस सब्जेक्ट पर भी रूल्स बनाने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस सेक्शन के प्रोविजंस के तहत। अब यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा डाउट है वो ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बार काउंसिल ने भी रूल्स बना दिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल्स बना दिए, और ये दोनों जो रूल्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा रूल प्रिवेल करेगा? तो इस बारे में ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी एक ही सब्जेक्ट पर बार काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रूल्स बनाती हैं और दोनों के रूल्स एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वही प्रिवेल करेगा, यानी वही मान्य होगा। इसके बाद के अगले जो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 50 और सेक्शन 51, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इनकी जो हेडिंग है उनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं सेक्शन 52 की, जिसकी की हेडिंग है सेविंग। ये सेक्शन ये कहता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो रूल्स बनाने का पावर दिया गया है वह इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन से प्रभावित नहीं होगा। इसे आप यूं समझिए कि आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है ये निर्धारित करने के लिए कि वह कौन कौन से लोग होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एंटाइटल्ड होंगे। तो इस तरह के जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए हुए, उनको इस एक्ट के प्रोविजंस प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स बनाने का पावर है उसको यहां पर प्रायोरिटी दी गई है। इसके तुरंत बाद सेक्शन 53 से स्टार्ट हो जाता है इस एक्ट का लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 7, जिसकी की हेडिंग है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, यानी अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। यहां पर बात की गई है सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 60 तक अलग अलग प्रोविजंस के बारे में, लेकिन ये सारे के सारे सेक्शंस आज के दिन जरा से भी रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए इनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 60 तक के सारे सेक्शंस की जो हेडिंग है उनको एक बार आप अपनी नजरों से निकाल सकते हैं। अब जो एकमात्र इंपॉर्टेंट बात एडवोकेट्स एक्ट से रिलेटेड स्टडी करनी रह गई है वो है एडवोकेट्स एक्ट में साल 2023 या 2023 के बाद में किए गए अमेंडमेंट्स। तो अगर आप इस बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए YouTube पर जाकर आपको टाइप करना होगा एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट बाय विकास डाखा। ऐसा करते ही आपको इस बारे में डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी YouTube पर।